नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 20 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर हैं। यहां पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी और यादगीर जिलों में 10,800 करोड़ रुपए की सिंचाई, पेयजल और सड़क विकास से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने उत्तरी कर्नाटक के यादगीर में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी का इस महीने कर्नाटक का यह दूसरा दौरा है। चीन के साथ भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल ही के दिनों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की भी खबर आई थी। वहीं चीन के साथ वाटर वार का भी खतरा मंडराने लगा है। इधर भारत ने भी इसे लेकर अपनी कमर कस ली है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मेदोग में यारलंग जागम्बो ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट की एक चीनी परियोजना कई कारणों से भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। अगर चीनी पानी का डायवर्जन करता है तो इसी परियोजना के कारण पानी की कमी हो सकती है। अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होंगे। लेकिन भारत की इस नई परियोजना से बाढ़ की स्थिति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार कल वाराणसी जा रहे हैं। कल जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 20 जनवरी को सुबह 10 बजे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा नड्डा कल दोपहर 2 बजे गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा गुरुवार शाम 7 बजे बाबतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम वाराणसी के होटल ताज में करेंगे। इसके बाद अगली सुबह 11 बजे जेपी नड्डा पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर द्वारा गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और भारतीय कुश्ती महासंघ से 72 घंटों के भीतर जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे रेसेस के ओर लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से गांव के सरपंचों की शक्तियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि उनका काम और आसान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले सरपंचों के जिस काम के लिए फाइलें चंडीगढ़ के पास होकर आ जाया करती थी और वहीं काम अब निर्धारित समय में जिला मुख्यालय से हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले काम मैनुअल तरीके के साथ होता था, अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच व अन्य प्रतिनिधि पहले की तरह विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देते रहेंगे और कहना सही नहीं है कि उनके अधिकारों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि सरपंचों को कॉल सेंटर के माध्यम से फोन कर ई-टेंडरिंग को लेकर पैदा भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। 26 जनवरी से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल मोहाली के स्टेट ऑपरेशन सेल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उक्त गिरफ्तारी में आरोपियों से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान युवराज और निशान पंजाब के अमृतसर और तरन तारण के रहने वाले हैं। मोहाली स्टेट ऑपरेशन सेल के अनुसार दोनों इंग्लैंड में मौजूद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बड़े मास्टरमाइंड परमजीत पम्मा से जुड़े बताए जा रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उनके निशाने पर पंजाब के कुछ हिंदू नेता थे, जिसके लिए उनकी रेकी भी की गई। बता दें कि इससे पहले मोहाली स्टेट ऑपरेशन सेल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले चरण के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। तमाम राज्यों से गुजरी यात्रा अब पंजाब राज्य में और पंजाब में 8 दिनों तक अलग अलग शहरों से होकर गुजरी रही भारत जोड़ो यात्रा का आज इस प्रदेश में अंतिम दिन है। इसके मद्देनजर आज दोपहर पठानकोट में रैली हुई। इसके बाद अब यात्रा आज जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर है। जम्मू कश्मीर में ही भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन होगा। पंजाब के पठानकोट में हुई रैली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी शिरकत करने पहुंचे। आज भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित बजाज शुगर मिल के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पिछले सप्ताह भर से गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों का धरना चल रहा था। इस धरने पर किसानों द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को संबोधित करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मन से किसानों को संबोधित करते हुए किसानों के गन्ना भुगतान का चीनी मिल को 10 फरवरी तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर समय पर यह गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो 11 फरवरी को वह मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 2 टूक में मिल प्रशासन को ये चेतावनी दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन किसानों को एमएसपी दिए जाने का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है। इसको लेकर 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिन हिस्सों के किसान इन ट्रैक्टर मार्च में शामिल नहीं होंगे वे अपने अपने इलाकों में भी ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसानों का आंदोलन और महापंचायतें पूरे देश भर में चलती रहेंगी। जीरकपुर के पूर्व सरपंच और अकाली नेता जसपाल सिंह जीरकपुर को धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जसपाल सिंह के परिवार को सुरक्षा प्रदान की है और इसके अलावा जसपाल सिंह द्वारा निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। पुलिस को भी शिकायत में अकाली दल के प्रदेश सचिव जसपाल सिंह जीरकपुर ने कहा कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इस संबंध में केस दर्ज कर बिहार के कथित आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर मामले को सुलझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए रेल मंत्रालय से प्रयागराज से लखनऊ और दिल्ली तक सुपरफास्ट ट्रेन की व्यवस्थाएं कराने की अपील की जाए। प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी विभागों से 2022-23 के सभी लंबित कार्यों में तेजी लाते हुए तय समय पर उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माता मनसा देवी मंदिर के बैठक कक्ष में मनसा देवी परिसर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर गुप्ता ने माता मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि 45 दिन के अंदर अंदर भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य पूरा किया जाए और वृद्धाश्रम के भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस भवन के लिए फंड की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गुप्ता ने कहा कि बुजुर्गों के लिए इस भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली योगी सरकार के तमाम बड़े प्रयासों के बावजूद यूपी में फिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ताजा मामला बस्ती का है, जहां बदमाशों ने एक लड़की का खुलेआम अपहरण किया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद बिना किसी डर के किशोरी को उसके घर के सामने फेंककर आसानी से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा है। विद्यालय से पहले इसी थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर नाम के युवक ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्विटर पर कुछ सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा की है। ईपीएफओ के इस नई पहल से विशेष रूप से पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इन ऑनलाइन सेवाओं को ग्राहकों के लिए घर बैठे ही ज्यादा सेवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से लाया जा रहा है। और आपको बता दें कि देश के लाखों पेंशनर्स ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े कामकाज के लिए सीनियर सिटीजन को पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं अब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन हो जाने से उन्हें घर बैठे यह सुविधा मिल रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों के कार्यकल्प के लिए बड़ा कदम उठाया है। मदरसा बोर्ड की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पाठ्यक्रम को लेकर था। बैठक में फैसला लिया गया कि मदरसों में अब एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में चरणबद्ध तरीके से किताबें लागू होंगी। यही नहीं, मदरसों में पढ़ाई वाले शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। हालांकि बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी मदरसों की जांच कराए जाने व मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया गया। दिल्ली में आज शीतलहर का प्रकोप थमसा गया है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है कि शहर में आज बृहस्पतिवार रात हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के
प्राथमिक मौसम विज्ञान केंद्र सफदरजंग बेलशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में जनवरी में अब तक 8 दिन शीतलहर का प्रकोप देखा गया, जो बीते 12 वर्षों में जनवरी के महीने में सबसे अधिक था। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आज रात हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 से 24 जनवरी को दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने और ओले गिरने का भी पूर्वानुमान है। भारत में एक बार फिर से धरती डोली है। इस बार जम्मू कश्मीर में आज गुरुवार को धरती कांप उठी। किश्तवाड़ और डोडा जिले में दोपहर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप करीब दोपहर 12:04 पर आया। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। फिलहाल नियमित जमानत पर चल रही जैकलीन को कोर्ट की पेशी में शामिल होना पड़ता है। इस बार जैकलीन ने कोर्ट पे सुकेश चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाए। जैकलीन ने कोर्ट में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर उनकी भावनाओं के साथ खेला और उनके जीवन को नर्क बना दिया। जैकलीन ने कहा कि सुकेश ने उसे गुमराह किया और उसके करियर को भी बर्बाद कर दिया। जैकलीन ने बताया कि पहली बार मिलने पर सुकेश ने अपना परिचय सरकारी अधिकारी के रूप में दिया था। उसने अपने प्राइवेट जेट से उन्हें सफर भी करवाया था। मोहाली के पूर्व मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जीती सिद्धू के मेयर और काउंसलर के पद से बर्खास्त किए जाने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब परमजीत सिंह जीती सिद्धू भी मोहाली नगर निगम के मेयर बने रहेंगे। बता दें कि गत दिवस अदालत ने इस मामले संबंधित फैसला सुरक्षित रख लिया था। नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है। कई क्षेत्रीय दल भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी नागालैंड का चुनाव लड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरजेडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद तेजस्वी यादव नागालैंड जाएंगे। तो देश विदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।